मैं एक कॉलेज के अकेले रहने वाले लड़के की तरह अपनी बेहतरीन जिंदगी जी रहा था, जो खुशी खुशी गेम्स और एनिमे में डूबा रहता था। तभी अचानक किस्मत ने दखल दिया और मुझे अपना काम बदलने पर मजबूर कर दिया। एक पल मैं कार्टून देख रहा था और अगले ही पल सब कुछ काला हो गया, एकदम ड्रामेटिक, बिना किसी चेतावनी के। मैं फैंटेसी आरपीजी गेम जैसी लकड़ी की केबिन में खुरदरे किसानों वाले कपड़े पहने हुए उठता हूँ। फर्श पर भेड़िए की खाल, दीवार पर हिरण का सिर और ऐसा फर्नीचर जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने उसे चम्मच से तराशा हो। मेरा दिमाग तुरंत सोचता है, ओ नहीं, ये दूसरी दुनिया में जाने वाली स्थिति है ना। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से पागल हो पाता, बालों वाला कवच पहने और पीठ पर धनुष टांगे एक आदमी अंदर आता है और मुझे बेटा बुलाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब मेरा एक डैड है, शिकारी डैड। मुझे बताते हैं कि मुझे अपना सामान बांध लेना चाहिए क्योंकि कल मुझे राजधानी भेजा जा रहा है। असल में यह राज्य 4 दूसरे देशों के साथ युद्ध कर रहा है। राजा सबको सेना में भर्ती कर रहा है और मेरी किस्मत देखो, मेरा पृथ्वी तत्व के जादू का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस छोटे से शहर से निकला पहला जादुई इंसान। मैं असल में उनका लोकल सेलिब्रिटी हूँ। बस फर्क इतना है कि ट्रॉफी मिलने के बजाय मुझे युद्ध में मरने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन रुको, जादू। मेरे दिमाग से सारी उदासी सुबह की धुंध की तरह उड़ गई। हाँ, मुझे जबरदस्ती एक युद्ध वाले इलाके में धकेल दिया गया, लेकिन मुझे एक जादूगर बनने का मौका मिल रहा है। ये तो मेरा सपना था। और पृथ्वी का जादू। मैं अपने घर पर असल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। किस्मत का मजाक करने का तरीका काफी अच्छा है। फिर अजीब चीजें होने लगी। अचानक मेरे दिमाग में बिना किसी बात के 4 शब्द आए, पृथ्वी की आत्मा। और जब मैंने उन्हें बड़बड़ाया तो मेरे हाथों में एक बड़ी सी मोटी किताब आ गई। इसके कवर पर इतने चमकीले अक्षरों में अर्थ मैजिक बुक लिखा था कि उन्होंने लगभग मुझे थप्पड़ ही मार दिया। एक चीट आइटम, एक जादुई हथियार। मैं चुना हुआ इंसान हूँ। मैंने कांपते हाथों से इसे खोला और अंदर का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाया, एक भी नहीं। वे पन्ने किसी पुराने एलियन के राशन की लिस्ट की तरह लग रहे थे। तो मेरे पास एक सबसे बेहतरीन जादू की किताब है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लासिक। मैंने फिर से जादुई शब्दों को बड़बड़ाकर किताब को वापस रख दिया। कम से कम इसे रखने का तरीका आसान है, बिल्कुल एक जादुई किंडल की तरह जिसमें कोई बैटरी की समस्या नहीं है। और मैं अच्छी बातें सोचने की कोशिश करते हुए सो गया। अगली सुबह शिकारी डैड ने मेरे सामान को 3 बार चेक किया जैसे मैं किसी समर कैंप में जा रहा हूँ, और हम शहर के भर्ती स्टेशन की ओर चल दिए। वहाँ मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त आ गए। खैर, असल में पुराने लू हाउस के सबसे अच्छे दोस्त। रातों रात मैंने उसकी सारी यादें अपना ली थी, इसलिए मुझे इस दोस्त ग्रुप की सारी कहानी पता चल गई थी। वहाँ रोना है, एक बैंगनी बालों वाली लड़की जो युद्ध के मैदान में डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बहादुरी से बनी है। वहाँ जाइल्स है, मेयर का बेटा, जिसने तुरंत रोना को मेरी रोना कहा और इसके लिए उसका पैर जमीन में कुचल दिया गया। और वहाँ वाकर है, सुनहरे बालों वाला बड़ा लड़का, शहर के शेरिफ का बच्चा, जो एक जिम्मेदार दोस्त लगता है। उन तीनों ने अपनी मर्जी से सेना में शामिल होने का फैसला किया, जबकि मैं, जो असल में इकलौता जादू इस्तेमाल करने वाला था, मुझे जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया था। बाकी सभी लोग अपनी आंखों में देशभक्ति की आग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं बस दूसरी दुनिया का एक घबराया हुआ किताबी कीड़ा हूँ जो मरने से बचने की कोशिश कर रहा है। मेरी नई जिंदगी की बहुत बढ़िया शुरुआत। भर्ती करने वाले अफसर ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई रेयर पोकेमोन हूँ। मुझसे कहा कि मैं लकी हूँ और मुझे एक सजी हुई फैंसी बग्घी की ओर इशारा किया। इस बीच मेरे दोस्तों को पैदल सेना वाला बर्ताव मिला। जाइल्स को 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और वो पहले से ही इसके बारे में रोना रो रहा था। रोना को घोड़े की सवारी करने को मिली क्योंकि वह एक लड़की है, जिससे जाइल और भी ज्यादा चिढ़ गया। वाकर ने उसे बस चुप रहने और आदेश मानने को कहा। क्लासिक वाकर। जैसे ही बग्घी उत्तर की ओर राजधानी की तरफ बढ़ी, मैं शिकारी डैड के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया जो वहाँ खड़े होकर मुझे जाते हुए देख रहे थे। बात यह है कि मेरी असली दुनिया में मेरे असली पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। इसलिए इस रूखे से लकड़हारे का मेरी ऐसे फिक्र करना जैसे मैं शीशे का बना हूँ। हाँ, ये कुछ अलग ही एहसास था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस नई दुनिया के सफर में कोई इमोशनल जुड़ाव महसूस होगा, लेकिन हम यहाँ हैं। ड्राइवर ने मुझे अपनी सीट पर रखा हुआ सामान पढ़ने को कहा तो मैंने वो छोटी किताब खोली जिसकी शुरुआत राजा नेल्सन छठे के एक पर्सनल लेटर से हुई थी। बहुत ही प्रेरणा देने वाला। कुछ ऐसा कि आपके राज्य को आपकी जरूरत है, कुछ ऐसा कि मुझे आपके अंदर के जादू पर विश्वास है। सर, मुझे जादूगर बने हुए लगभग 24 घंटे ही हुए हैं। उस किताब में 4 चैप्टर थे। बुनियादी जादू के सिद्धांत, मंत्र के शब्दों को बोलने का तरीका, हर
तत्व के लिए शुरुआती मंत्र और युद्ध के तरीके। यहाँ का जादू का तरीका असल में काफी जंगली है। हवा, पानी, आग, पृथ्वी, इन 4 बुनियादी तत्वों के अलावा यहाँ बिजली, बर्फ, रोशनी, अंधेरा, प्रकृति, बुलाना, समय, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि मुर्दों का जादू और श्राप जैसी बैन विद्याएं भी हैं। ड्रैगन और एल्व्स का भी अपना खास जादू है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक MMO गेम का क्लास सिस्टम बनाया हो और बस उसमें पागल ही हो गया हो। मंत्र बोलने वाला चैप्टर सच में सिर्फ 268 शब्दों का था, जिनके आगे उन्हें बोलने का तरीका लिखा था, बिल्कुल बेवकूफों के लिए एक जादुई वर्णमाला की तरह। मैं सीधे पृथ्वी के जादू वाले हिस्से पर गया और देखा कि मेरे पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 मंत्र हैं, पत्थर की त्वचा और चट्टान की मजबूती। बस इतना ही, यही मेरे सारे हथियार हैं। मैंने मिलाने के लिए अपनी जादुई किताब को बुलाया और हाँ, वे दोनों मंत्र उसमें पहले कुछ पन्नों पर ही थे, तो ये किताब असली है। फिर मैंने लड़ाई के तरीकों वाला हिस्सा पढ़ा और उस छोटी किताब को लगभग खिड़की से बाहर फेंक ही दिया। पृथ्वी के जादूगरों के लिए सेना की तय की गई रणनीति ये है कि खुद पर स्टोन स्किन का जादू करो, फिर पागलों की तरह पास जाकर दुश्मनों से भिड़ जाओ। ये कोई रणनीति नहीं है, ये बस आत्महत्या करने का एक तरीका है। रास्ते में बग्घी ने 4 और नए जादुई रंगरूटों को बिठा लिया। 3 आग वाले लड़के और पानी वाले तत्व की एक लड़की जिसका नाम एर था। हम बात करने लगे और जैसे ही मैंने बताया कि मैं पृथ्वी तत्व से हूँ, सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने अभी अभी बताया हो कि मैं 3 महीने में मरने वाला हूँ। एर ने प्यार से समझाया कि पृथ्वी का जादू असल में सबसे बेकार माना जाता है। इसका वार कमजोर होता है, इसके मंत्र सबसे कम है और लेवल 5 से नीचे का कुछ भी लगभग किसी काम का नहीं होता। फिर भी ये आपकी जादुई शक्ति को पागलों की तरह सोख लेता है। और हाँ, ज्यादातर जादूगर अपनी पूरी जिंदगी में कभी चौथे लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते। बहुत बढ़िया। क्विक नाम के एक काले बालों वाले लड़के ने बताया कि मेरे सिर्फ 2 ही भविष्य हो सकते हैं, या तो मुझे जादुई मजदूर की तरह महल की दीवारों को मजबूत करने के काम पर लगा दिया जाएगा, जो सुरक्षित है लेकिन बोरिंग है, या मुझे लड़ाई के बीच सैनिकों पर स्टोन स्किन का जादू करने के लिए एकदम आगे भेज दिया जाएगा, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। उसने अपनी बात ये कहकर खत्म की, अपने लिए दुआ करो। मुझे यह भी पता चला कि ये सभी लोग अपने शहरों में जादू की पढ़ाई के साथ बड़े हुए हैं। हर 3 साल में लगातार टेस्ट, स्कूल में जादू की बेसिक क्लास, सब कुछ। मेरे छोटे से पिछड़े हुए गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं न सिर्फ सबसे कमजोर तत्व वाला हूँ, बल्कि मैं इस बग्घी में सबसे बेवकूफ इंसान भी हूँ। बाकी सबको कम से कम इतना तो पता था कि जादू के 10 लेवल होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई लेवल भी होते हैं। पता चला कि राजधानी की 4 बड़ी अकादमियों में असली जादू की ट्रेनिंग सिर्फ अमीरों और खास तत्वों वाले लोगों के लिए है। हम जैसे आम लोगों को, जिनके पास 4 बुनियादी तत्व हैं, हमें जल्दी से सब कुछ सिखाने के लिए शहर के बाहर एक ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है और फिर युद्ध के मैदान में धकेल दिया जाता है। हम असल में बस मरने के लिए बनी जादुई फौज है। शाम तक खुद पर पूरी तरह से तरस खाते हुए मैं वापस ध्यान लगाने के तरीकों और मंत्रों के शब्दों को याद करने लगा, क्योंकि बग्घी ओरको नाम के एक दक्षिणी शहर के पास पहुंच रही थी। क्योंकि एक बेचारा पृथ्वी का जादूगर जिसके पास एक ऐसी जादुई किताब है जिसे वो पढ़ नहीं सकता और कर भी क्या सकता है, ज्यादा पढ़ाई करो और अच्छे की उम्मीद करो। तो हम ओरको शहर में पहुँचे, जो क्रेट राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है, और बग्घी में मेरे साथ बैठे लोग खुशी से पागल हो गए। छोटे शहरों के इन बच्चों ने पहले कभी असली पत्थर से बनी इमारतें नहीं देखी थी। जादुई स्ट्रीट लैंप और हर जगह सजी धजी दुकानें तो दूर की बात है। मैं भी मानूंगा ये काफी शानदार था, जैसे कि माइनक्राफ्ट के किसी गांव से अचानक एक बहुत बड़े ओपन वर्ल्ड गेम में आ जाना। लेकिन असली देखने लायक चीज जादूगरों की संस्था थी। बड़ी बड़ी दीवारें जिनके पीछे बैंगनी रंग की मीनारें दिख रही थी। वहाँ का पूरा माहौल ऐसा था जैसे आप किसी बहुत जरूरी जगह जा रहे हों। ड्राइवर ने हमें बताया कि हम रात यही रुकेंगे और एक असली जादूगर हमें पढ़ाएगा। बग्घी में बैठे सभी लोग ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। क्विक ने समझाया कि आमतौर पर जादू सीखने वाले भी इन जगहों पर नहीं जा सकते। हम जैसे मामूली लोगों की तो बात ही छोड़ दो, ये सब युद्ध के समय के फायदे हैं। सफेद कपड़े पहने एक दरबान ने हमारे कागज लगभग 15 बार चेक किए, फिर हमें अंदर हमारे मास्टर से मिलने जाने दिया। बैंगनी कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसका यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं है। कोई फालतू बात नहीं, कोई स्वागत का भाषण नहीं। उसने बस कहा, जादुई शब्दों को पढ़ो। हम सभी ने लड़खड़ाते हुए उन 268 शब्दों को पढ़ा, जबकि बैंगनी कपड़े वाले आदमी ने दुनिया के सबसे डरावने
ने भाषा के टीचर की तरह हमारे बोलने के तरीके को सही किया। फिर उसने हमसे ध्यान लगाने का तरीका पढ़वाया। जब उसे तसल्ली हो गई कि हम पूरी तरह से बेवकूफ नहीं हैं, तो उसका चेहरा गुस्से वाली पत्थर की दीवार से थोड़ा कम गुस्से वाली पत्थर की दीवार में बदल गया और उसने हमें हर दिन कम से कम 5 घंटे ध्यान लगाने का अभ्यास करने को कहा। 5 घंटे! मैं कॉलेज में हफ्ते में 5 घंटे भी मुश्किल से पढ़ता था। वह हमें एक ट्रेनिंग रूम में ले गया जिसे रंगों के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था। आग के लिए लाल, पानी के लिए नीला, पृथ्वी के लिए पीला। आग वाले तीनों लड़के निशानों पर आग के गोले फेंकने का अभ्यास करने गए। एर पानी के तीर और ढाल बनाने का अभ्यास करने गई और मैं अपने उदास छोटे से पीले कोने में अपनी स्टोन स्किन और रॉक रीइंफोर्समेंट आजमाने गया। यही मेरे पास सिर्फ 2 मंत्र थे। यहाँ चीजें मजेदार हो गई। आग वाले तीनों लड़के, उनसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मंत्र पढ़े और अपने हाथ ऐसे हिलाए जैसे वे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन एक भी चिंगारी नहीं निकली। एर ने किसी तरह बस थोड़ी देर के लिए पानी के तीर का आकार बनाया और फिर वो खत्म हो गया। शायद वह बैंगनी कपड़े वाले के लिए काफी था, क्योंकि उसने एर के नाम के आगे सही का निशान लगा दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा, ये सोचकर कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैंने अपनी पहली ही असली कोशिश में कामयाबी के साथ अपने पूरे शरीर को स्टोन स्किन से सफेद कर लिया था। उसके चेहरे के भाव बोरियत से लेकर उलझन और फिर पूरे सदमे में बदल गए। वो तेजी से चलकर आया, मेरी त्वचा को ऐसे चेक किया जैसे किसी डॉक्टर ने अभी अभी कोई नई बीमारी खोज ली हो, और पूछा कि क्या मैंने पहले कभी जादू सीखा है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने मुझसे बाकी 4 बच्चों पर स्टोन स्किन का जादू करने को कहा, तो मैंने किया। एक के बाद एक, जैप 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 जैप, सब सफेद हो गए। 5 बार जादू किया और वो भी कामयाबी के साथ, और मैं अभी थका भी नहीं था। फिर उसने मुझसे एक खास टेस्ट वाली दीवार पर रॉक रीइंफोर्समेंट का जादू करने को कहा। 5 बार और कामयाबी के साथ जादू किया। फिर आखिरकार मेरी ताकत खत्म हो गई और मैं किसी पिचके हुए गुब्बारे की तरह जमीन पर बैठ गया। कुल मिलाकर 10 जादू। पता चला कि एक आम जादूगर सिर्फ 3 बार ही जादू कर सकता है। मेरे जादू ज्यादा मजबूत भी थे और जितना होना चाहिए उससे ज्यादा जगह को भी कवर कर रहे थे। बैंगनी कपड़े वाले आदमी ने मेरे पूरे शरीर को जादुई चीजों के लिए चेक किया। कुछ नहीं मिला और मैं लगभग उसके दिमाग को चलते हुए देख सकता था। अब मुझे ठीक ठीक पता है कि मेरे पास इतनी ताकत क्यों है। जाहिर है कि ये मेरे दिमाग में बैठी वह जादुई किताब है जिसे मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं किसी को ये बताने वाला नहीं हूँ। तो मैं बस वहाँ भोला बनकर खड़ा रहा, जबकि अंदर ही अंदर मैं खुशी से नाच रहा था। बैंगनी कपड़े वाले आदमी, जिसका नाम मॉर्गन निकला, ने गहरी सांस ली और मुझे अब तक का सबसे अजीब ताना भरा तारीफ दिया। तुम्हारे अंदर जादू की बहुत बढ़िया काबिलियत है। ये अफसोस की बात है कि ये अर्थ एलिमेंट पर बर्बाद हो गई। शुक्रिया मॉर्गन, सच में मुझे बहुत प्यार महसूस हो रहा है। लेकिन फिर उसने मुझे एक असली मौका दिया। अगर मैं युद्ध में जिंदा बच गया और कुछ कामयाबियां हासिल कर ली तो मुझे ओरको शहर वापस आना चाहिए और वो मुझे एक असली जादू की अकादमी में भेजने की सिफारिश करेगा। बाकी 4 बच्चे मुझे पूरी तरह से जलन के साथ घूर रहे थे। पहली बार पृथ्वी तत्व वाले एक बेकार इंसान को किसी VIP जैसा सम्मान मिल रहा था। मॉर्गन ने शाम भर मुझे अकेले पढ़ाया जबकि बाकी लोग अभ्यास करते रहे। मैंने स्पंज की तरह सब कुछ सोख लिया, या सच कहूँ तो एक ऐसे आदमी की तरह जिसे पता है कि उसका जिंदा बचना इसी बात पर टिका है कि वो कितनी जल्दी सीखता है। अगली सुबह हमारे जाने से पहले मॉर्गन ने मुझे एक तरफ बुलाया और चुपके से मुझे एक थैली दी जिसमें एक इंटरमीडिएट की ध्यान लगाने मेडिटेशन की किताब, दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग गाइड और माना वापस लाने वाली पोशन की एक छोटी बोतल थी। असल में ये एक ऐसा गिफ्ट था जिसका मतलब था, प्लीज मरना मत, तुम बहुत दिलचस्प हो। उसने मुझसे याद रखने को कहा, जंग के मैदान में जिंदा रहना सबसे पहले आता है। मैंने थैली को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया, उसे दिल से शुक्रिया कहा और वापस बग्घी में चढ़ गया। इस दुनिया में आए 2 दिन हुए हैं और मेरे पास पहले से ही एक छुपी हुई ताकतवर जादू की किताब है। एक जादू का टीचर है जिसे मुझ पर यकीन है और लड़ाई की एक ऐसी ताकत है जो मेरी औकात से बहुत ज्यादा है। एक ऐसे आदमी के लिए ये बुरा नहीं है जिसका सरकारी काम इंसानी दीवार को मजबूत करना है। सुबह के एक धक्केदार सफर के बाद हम ट्रेनिंग कैंप पहुँचे और ट्रेनिंग कैंप से मेरा मतलब है बीच में खड़ी एक बहुत बड़ी मिट्टी की इमारत, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी गोदाम पर रॉक रीइंफोर्समेंट का जादू कर दिया हो और काम खत्म कर दिया हो। ड्राइवर ने हमारी रिपोर्ट कार्ड दी, हाथ हिलाकर
बाय कहा और राजधानी की तरफ ऐसे भाग गया जैसे वो कितनी भी जल्दी जाए कम ही है। समझदार आदमी। अंदर असल में एक बहुत बड़ा खाली कमरा था जिसके किनारों पर छोटे छोटे एक एक इंसान के टेंट के 2 घेरे थे और बहुत सारे टीनेजर जमीन पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे जैसे कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाली योगा क्लास हो। बीच में हमारे नए टीचर खड़े थे, लाल कपड़े और हल्के आर्मर पहने आंद्रे नाम के एक आदमी जो बिल्कुल पत्थर की दीवार जैसे रूखे थे। एक टेंट ढूंढो, अपना सामान रखो, ध्यान लगाना शुरू करो। ये हमारा स्वागत का भाषण था। 5 स्टार, बहुत ही बढ़िया स्वागत। मैंने मॉर्गन की दी हुई बीच के लेवल की ध्यान लगाने की तकनीक इस्तेमाल करना शुरू किया और तुरंत समझ गया कि इसे बीच का लेवल क्यों कहा जाता है। इसने मेरी दिमागी ताकत को इतनी तेजी से खत्म कर दिया कि मुझे आराम करने के लिए हर 30 मिनट में रुकना पड़ा। मेरे आसपास के सभी लोग चुपचाप उस इंसान पर तरस खा रहे थे जो ठीक से ध्यान भी नहीं लगा पा रहा था। उन्हें क्या पता था कि मैं एडवांस लेवल का अभ्यास कर रहा था, जबकि वे लोग अभी भी शुरुआती लेवल पर ही अटके हुए थे। मेरी मानस सीलिंग उनकी तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन ठीक है, पृथ्वी के जादूगर पर तरस खाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। शाम तक सभी 300 रंगरूट आ चुके थे और आंद्रे ने पहला बम फोड़ा जो कोई भी आज रात सोने के समय तक एक पूरा जादू नहीं कर पाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उसने बड़े आराम से अपने हाथ में आग का एक गोला बनाया, ये पक्का करने के लिए कि हम समझ जाए कि वो मजाक नहीं कर रहा था। फिर दूसरा बम। आज के बाद तुम लोग दिन में 20 घंटे ध्यान लगाओगे। ट्रेनिंग खत्म होने तक जिसका माना अप्रेंटिस के लेवल तक नहीं पहुंचेगी उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा और सबसे आखिर में बाहर निकाले गए लोग आम पैदल सैनिक बन जाएंगे। 300 टीनेजर्स ने एक साथ यही सोचा, मुझे जिंदा रहना है। सभी लोग दिमाग को फोकस करने वाली ट्रेनिंग की किताबें लेने के लिए ऐसे भागे जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे लगी हो। फिर आंद्रे मुस्कुराए, सच में मुस्कुराए और कहा, ओह एक और बात, जो टॉप 10 होंगे उन्हें राजधानी की इंपीरियल मैजिक अकादमी का फ्री टिकट मिलेगा। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई जब तक कि आंद्रे ने हम पर चुप रहने के लिए चिल्लाया नहीं और हमें याद नहीं दिलाया कि 300 में से 10 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसने 2 नाम पुकारे, सेडिस, लुओ हाओ, तुम दोनों मेरे साथ फिजिकल कॉम्बैट सीखना शुरू करो। मैं भीड़ में से एक सुनहरे बालों वाली लड़की के बगल में खड़ा हुआ जो ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी किसी ज्वेलरी की दुकान से निकल कर आई हो। सफेद कपड़े जिस पर सोने का काम था, हर जगह मैजिक जेम्स और उसके हाथ में सचमुच चमकती हुई एक जादुई छड़ी। वो असल में एक चलता फिरता खजाने का बक्सा थी। उसके अमीर व्यापारी परिवार ने साफ तौर पर अपनी सारी दौलत उसे एक जादूगर बनाने में लगा दी थी ताकि वो उनके लिए एक नोबल टाइटल कमा सके। इस बीच मैं वहाँ अपने किसानों वाले कपड़ों और पुरानी फर वाली जैकेट में खड़ा था जो बिल्कुल उसके बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था। रूम में सब लोग उसके गियर पार लट्टू हो रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे मैं वहाँ हूँ नहीं। आंद्रे इन सब चमक दमक से इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने सेडीज की तरफ देखा, एफआईआर मेरी तरफ एक असली क्यूरियोसिटी के साथ देखा। मैंने यू स्कोर शीट पढ़ते और बदबदाते हुए पकड़ा, सदी में एक बार पैदा होने वाला अर्थ मैजिक जीनियस। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? थैंक्स मॉर्गन, बातों को लो की रखने का बढ़िया तरीका है। आंद्रे ने हमें बताया कि बाकी सब चीजों के अलावा हम इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग, एजिलिटी ड्रिल्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करेंगे। सेडीज को ये पसंद नहीं आया। उसने पूछा कि मैजिक यूज करने वालों को सोल्जर्स की तरह लड़ना क्यों सीखना चाहिए। आंद्रे ठंडी हंसी हंसा और बोला, तुम्हें लगता है तुम कोई लेजेंडरी आर्चमेज हो जो आसमान में उठकर स्पेल्स मार सकती हो? तुम लोग अभी अप्रेंटिस बनने के लायक भी नहीं हो। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो कोई भी नॉर्मल वेटरन सोल्जर तुम्हें खत्म कर देगा। फेयर पॉइंट, बहुत बुरी तरह से बोला। पार फेयर था। हम आउटडोर ट्रेनिंग फील्ड गए और लैब्स दौड़ना शुरू किया। यहाँ पार हंटर डैड की सालों की जबरदस्ती वाली विल्डरनेस ट्रेनिंग आखिरकार काम आई। मेरी बॉडी सॉलिड शेप में थी और मैं घंटों तक दौड़ सकता था। बेचारी सेडीज 2 लैब्स के बाद ही गिर गई। आंद्रे ने उसे बिना किसी सिंपैथी के देखा और चलते रहने को कहा। उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने अपने दांत भींची और क्विट नहीं किया। बिगड़ी हुई अमीर लड़की में आखिरकार थोड़ी हिम्मत तो थी। रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग आधी रात तक खत्म नहीं हुई। तब तक सेडीज बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, इसलिए मेन यूज अपनी पीठ पर उठाकर वापस बैरक्स ले गया। आंद्रे पहले हाई एलिमिनेशन लिस्ट चेक कर चुका था और फेल होने वालों को रातों रात रेगुलर आर्मी में भेज रहा था। रोड ह्यू टीनेजर्स के एक भरे ह्यू ट्रक को मरने के लिए जाते हुए देखने से अच्छी गुड नाइट और क्या हो सकती है। वापस अपने टेंट में आकर मैंने उस दौड़ भाग के दौरान एक बहुत अमेजिंग चीज डिस्कवर की। मैं फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए भी मेडिटेट कर सकता हूँ।
हूँ। मेरी बॉडी ये ऑटोमेटिकली कर लेती है। ये डेफिनेटली ट्रांसमाइग्रेशन का एक चीट है। असली लुओ हाओ ये नहीं कर सकता था, तो मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकता हूँ और एक हाई टाइम पार अपना मना भी बढ़ा सकता हूँ। ये बेसिकली एक एक्सपी मल्टीप्लायर है जो 24/7 चल रहा है। सोने से पहले मैंने एक और बार अपनी मैजिक बुक निकाली। स्टोन स्किन और रॉक रीइंफोर्समेंट के अलावा वहाँ ऐसे ढेरों बिगिनर स्पेल्स थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता था क्योंकि वो सब एंशिएंट मैजिकल लैंग्वेज में लिखे थे। किताब एक बफे की तरह है और मैं वहाँ बिना मेन्यू के खड़ा हूँ। एंशिएंट मैजिक लैंग्वेज सीखना अब मेरी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। बस कल की ट्रेनिंग में सर्वाइव करने और सुबह उठने पार आंद्रे के हाथों मरने से बचने के बाद सुबह 4 बजे गार्ड ने सबको ऐसे हिलाकर जगाया जैसे वो ह्यूमन अलार्म क्लॉक हो जिसमें कोई स्नूज बटन नहीं होता। जब बाकी 300 बच्चे लड़खादे ह्यूम मेडिटेशन करने लगे, आंद्रे खुद मुझे और सेडीज को खींचकर ट्रेनिंग फील्ड में ले गया क्योंकि लगता है हम उसके स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी किस्मत। मैंने आंद्रे से एंशिएंट मैजिक लैंग्वेज सीखने और दूसरे लेवल 1 अर्थ स्पेल्स के बारे में पूछा। उसका जवाब बेसिकली ये था, वो नर्ड वाली बातें बाद में एकेडमी में सीखना। मुझे भी कोई दूसरा अर्थ स्पेल नहीं आता, पर ये लेवल 2 का क्विकसैंड स्क्रॉल है। आईसी देख लो। उसने सीरियसली मुझे एक ऐसा स्पेल पकड़ा दिया जिसे मैं अभी उसे नहीं कर सकता और बोला कि बस विंडो शॉपिंग एंजॉय करूं। थैंक्स कोच, बहुत हेल्प मिली। हमारी मॉर्निंग रन के दौरान सेडीज कल के लेग डिस्ट्रॉइंग मैराथन के बाद भी किसी तरह बिल्कुल ठीक लग रही थी। मेन इम्प्रेस था जब तक उसने ये नहीं माना कि उसने रात में एक बॉडी रेस्टोरेशन पोशन पी लिया था। समुंदर जितना गहरा वॉलेट होना कितना अच्छा लगता होगा, पर तभी उसने थोड़ा खुलकर मुझे एक सद बात बताई। अगर वो मैजिक के थ्रू कोई नोबल टाइटल नहीं जीत पाती तो उसकी फैमिली एक बिजनेस डील की तरह किसी नोबलमैन से उसकी शादी कर देगी। वो नाम कमाने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रही है, वो किसी बिजनेस डील का हिस्सा बनने से बचने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। अचानक वो ज्वेलरी और मैजिक स्टाफ लग्जरी कम और जंजीरें ज्यादा लगने लगे। रनिंग को इजी बनाने के लिए मैंने उसे अपने पीछे दौड़ने दिया और पहली बार अपना मुंह बंद रखा। दोपहर में आंद्रे के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग थी और बाप रे, ये आदमी क्या लड़ता था। उसका फुटवर्क ऐसा था जैसे किसी भूत का पीछा करना। उसके स्ट्राइक्स एकदम सर्जिकल थे और वो ये सब बिना चांट किए कैजुअली स्टोन स्किन और वाटर शील्ड का उसे करते हुए कर रहा था। सेडीज ने धीरे से इसकी एक्सप्लेनेशन दी। बैटल मेजर्स अपनी मैजिक पावर बढ़ाने की एबिलिटी को हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, पर इसके बदले में वो कोई भी बेसिक लेवल 1 स्पेल इंस्टेंट कास्ट कर सकते हैं। कोई चांटिंग नहीं, कोई डीले नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी खतरनाक बनने के लिए अपना फ्यूचर ट्रेड कर देना। इसे ये समझ आ गया कि किंगडम ने आंद्रे को हम जैसे बच्चों का इंस्ट्रक्टर क्यों चुना जो कभी लेवल 1 के ऊपर का स्पेल कास्ट नहीं कर पाएंगे। एक वेटरन बैटल मेज सबसे परफेक्ट टीचर है। मैंने आंद्रे के डेमोन्स्ट्रेशंस को ऐसे देखा जैसे मेरी लाइफ इस पार डिपेंड करती हो, क्योंकि सच में ऐसी ही थी। और ये समझना शुरू किया कि पैनिक होके स्टोन स्किन कास्ट करने की बजाय उसको सही टाइम पार अपनी फाइटिंग में कैसे उसे करना है। आंद्रे ने ये नोटिस किया। वो चुपचाप मेरी फिजिकल एबिलिटी से भी इम्प्रेस था। हंटर डैड की सालों की फोर्स्ड सर्वाइवल ट्रेनिंग का थैंक्स। सेडीज बहुत स्ट्रगल कर रही थी, पर उसने एक बार भी नहीं कहा मैं क्विट करती हूँ, और आंद्रे भी इस बात की रिस्पेक्ट करता था। अगले 1 महीने में और भी टॉप स्टूडेंट्स हमारे कॉम्बैट ग्रुप में शामिल हो गए और ट्रेनिंग और भी ज्यादा इंसेन हो गई। दिन में 20 घंटे मेडिटेशन और साथ में फिजिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग। मेरा सीक्रेट वेपन एक्सरसाइज करते टाइम मेडिटेट करना बेसिकली मुझे जिंदा रखे हुए था, जबकि बाकी सबकी हालत खराब थी। फेल होने वालों का एक और ग्रुप एलिमिनेट हो गया और उन्हें रेगुलर सोल्जर्स बनने के लिए भेज दिया गया। सर्वाइवर पूल बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा था। फिर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। आंद्रे ने टॉप 10 नाम पढ़ने के लिए सबको लाइन में खड़ा किया। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। उसने एक एक करके नाम पुकारे। सेडिस का नाम था, मेरा नाम था, कुल 10 नाम। हम लगभग 4 सेकंड के लिए बहुत खुश थे। फिर आंद्रे ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम 10 को सीधा फ्रंट लाइंस पर भेजा जाएगा। एक्सक्यूज मी, विलियम नाम का एक लड़का उछल पड़ा और चिल्लाया जो हम सब सोच रहे थे। आपने कहा था कि टॉप 10 मैजिक अकादमी जाएंगे, उसका क्या हुआ? आंद्रे ने उसे एकदम ठंडे लॉजिक के साथ चुप करा दिया। तुम इडियट्स, क्या तुम्हें पता भी है कि हम अभी एक बहुत बड़ा वॉर लड़ रहे हैं? अगर डिफेंस लाइन टूट गई तो तुम्हारे फैंसी नोबल टाइटल का कोई मतलब नहीं रहेगा। पीछे से कोई चिल्लाया कि किंगडम को बचाने के लिए 2 सुपर मेजर्स हैं, तो हमारे हारने का कोई चांस ही नहीं है। आंद्रे एकदम भड़क गया। उसने हमसे कहा, वो फायर सुपर मेज मास्टर रायन अपना पूरा करियर नॉर्दर्न बॉर्डर पर एल्व्स के कभी ना खत्म होने वाले हमले से लड़ने में बिता रहे हैं, और लाइट सुपर मेज मास्टरहुड 73 साल के हैं और अभी भी बैटल फील्ड के बीच भाग
भागकर सोल्जर्स को हील कर रहे हैं। उन दोनों ने किंगडम को बचाने के लिए फॉरबिडन स्पेल लेवल तक जाने का अपना चांस छोड़ दिया, और एक हम हैं, कुछ बच्चे जो मुश्किल से अप्रेंटिस बनने लायक हैं और नोबल पर्क्स के लिए रो रहे हैं। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे लगता है कि मैं दीवारों से लोगों की शर्मिंदगी गूंजते हुए सुन सकता था। मुझे भी थोड़ी गिल्टी फील हो रही थी, और मैं तो इस दुनिया का भी नहीं हूँ। आंद्रे थोड़ा नरम पड़ा और बोला कि अकादमी वाला प्रॉमिस असली था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो जिंदा वापस आएंगे। फिर उसने बैटलफील्ड बांटना शुरू किया। 5 लोग ईस्टर्न फ्रंट पर, सेडिस समेत 4 लोग वेस्टर्न फ्रंट पर। फिर उसने अपनी नोटबुक बंद की, सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सदर्न फ्रंट पर जाओगे। भीड़ से हैरान होने की आवाजें आई। सदर्न फ्रंट वो जगह है जहाँ सबसे भयंकर लड़ाई हो रही है। आंद्रे ने एक्सप्लेन किया कि नंबर 1 ट्रेनी होने के नाते मुझे इस खतरे में धकेले जाने का ऑनर मिल रहा है। क्या ऑनर है? लेकिन फिर वो मेरे करीब झुका और कुछ ऐसा फुसफुसाया जिससे मुझे सच में गूज बम्स आ गए। तुम सच में एक अर्थ मैजिक जीनियस हो। मैंने तुम्हें रात में छुपकर क्विकसैंड की प्रैक्टिस करते हुए देखा था। मैं सुन्न पड़ गया। मुझे लगा किसी ने नोटिस नहीं किया। उसने आगे कहा, जल्दी से स्ट्रांग बनो और इस किंगडम का बोझ उठाने में मदद करो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चे। तो उसे शुरू से सब पता था। उसने मुझे छुपकर लेवल 2 स्पेल की प्रैक्टिस करते हुए देखा, जो मुझे अभी नहीं आना चाहिए था, और मुझे डांटने के बजाय उसने मुझ पर बिलीव किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इमोशनल हूँ या डर जाऊँ। जब हम सब अलग अलग वॉर जोन में जाने के लिए अपनी अपनी कैरेज में बैठे तो मैंने एयर और बाकी लोगों को गुड बाय कहा। तभी अचानक से सेडिस दौड़ती हुई मेरे पास आई। मेरे हाथ में एक फैंसी सा छोटा पाउच थमाया और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता सिर झुकाकर वहाँ से भाग गई। तो अब मेरी ये हालत है। बूट कैंप में फर्स्ट रैंक, किंगडम के सबसे डेंजरस बैटलफील्ड पर अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास एक ऐसी मैजिक बुक है जिसे मैं पढ़ नहीं सकता, एक क्विकसैंड स्क्रोल जिसे मैंने छुप कर सीखा है, एक अमीर लड़की से मिला गिफ्ट जिसे शायद मुझ पर क्रश है, और 2 मेंटर्स की एक्सपेक्टेशंस जिन्हें लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा टैलेंट हूँ। बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है। कैरेज के अंदर मैंने सेडिस का छोटा सा गिफ्ट पाउच इतनी सावधानी से खोला जैसे कोई बम डिफ्यूज कर रहा हो। पीले भूरे रंग के लिक्विड की 3 छोटी बोतलें और एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा एक नोट था। ये बिगिनर अर्थ एलिमेंट स्पिरिट लिक्विड की 3 बोतलें हैं। हर एक की मदद से तुम 3 एक्स्ट्रा लेवल 1 अर्थ स्पेल कर सकते हो। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि हम मैजिक अकादमी में दोबारा मिलेंगे। सेडिस। मैंने पाउच को संभाल कर रख लिया और खुद को ये सोचते हुए पकड़ा कि वो असल में कितनी सुंदर थी और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ठीक है दिमाग, फोकस करो। हम वॉर पर जा रहे हैं, कोई रोमांस नॉवेल नहीं लिख रहे। 3 दिन और 3 रात के धक्केदार कैरेज सफर के बाद मैं सदर्न बॉर्डर पर पहुंचा। रास्ते में मैंने वॉर की ब्रीफिंग पढ़ी, और दोस्तों यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एकदम मेस है। साउथ में लुटोप डची एक रिसोर्स की कमी वाला पेनिनसुला है जो 3 तरफ से समंदर से घिरा है, और उनका इकलौता पड़ोसी हम हैं। तो जाहिर है वो सालों से हमें पोक कर रहे हैं। नॉर्थ में एल्क्स हर स्प्रिंग में एकदम जंगली हो जाते हैं और अपने जंगल को हमारी टेरिटरी में फैलाने की कोशिश करते हैं। ईस्ट और वेस्ट के किंगडम, लिरो और रोस्ट कभी शांत पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने एल्व्स को हमारे नॉर्थ में हमला करते देखा और सोचा परफेक्ट टाइमिंग, चलो हम भी इन पर टूट पड़ते हैं। तो अब क्रीड किंगडम पर एक साथ चारों डायरेक्शन से पंच पड़ रहे हैं, जबकि हमारे 2 सुपर मेजर्स का हाल उस थोड़े से बटर जैसा हो गया है जिसे बहुत सारी ब्रेड पर फैला दिया गया हो। मैं मेन कैंप के अंदर गया और जिस ऑफिसर ने मुझे रिसीव किया उसने मेरे मासूम से चेहरे को एक नजर देखा और गहरी सांस ली। कैपिटल हमें लगातार और भी लो रैंक वाले मेजर्स भेज रही है, ये अच्छा नहीं है। फिर उसने मेरी फाइल पढ़ी, रेयर अर्थ मैजिक जीनियस पढ़कर अपनी भौं उठाई और कुछ बहुत डरावना कहा, हम तुम्हें वॉल ड्यूटी पर वेस्ट नहीं करेंगे, वैनगार्ड कैंप में रिपोर्ट करो। वैनगार्ड मतलब फ्रंट लाइन के भी सबसे आगे, सबसे पहले लड़ने और सबसे पहले मरने वाला डिवीजन। सबसे खतरनाक जगह पर भेजे जाने का मेरा सिलसिला जारी है। वैनगार्ड कमांडर ने मुझे इन्फेंट्री स्क्वाड 37 में उनका जादूगर मेज बनाकर भेजा। मैं उनके टेंट के पास गया और अंदर जाने से पहले ही उन्हें मेरे बारे में बात करते हुए सुन लिया। एक भारी आवाज आई, हमारा पिछला जादूगर कुछ दिन पहले ही मर गया, उम्मीद है इस बार वो किसी समझदार इंसान को भेजेंगे। एक दूसरा बोला, पिछले वाला हवा का जादूगर था जिसे लगता था कि हवा में तैरना कूल है, उसने खुद को फील्ड के हर तीरंदाज के लिए प्रैक्टिस का निशाना बना लिया था। फिर एक मजाकिया आवाज आई, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो हमें कोई क्यूट पानी वाली जादूगरनी भेजेंगे। सब हंसने लगे। गार्ड ने टेंट का पर्दा खोला और मुझे अंदर ले गया। कैप्टन ने मेरे कागजात देखे और अपने आदमियों से बोला, तुम्हारी खूबसूरत लेडी आ गई है। टेंट में निराशा के साथ सबने लंबी आह भरी। तुम्हारी कल्पनाओं, फैंटेसीज को खराब करने के लिए
सॉरी जेंटलमैन। तभी कोने से लुओ हाओ वॉकर, मेरा दोस्त वॉकर वही बैठा था। पूरे सदर्न फ्रंट के इतने सारे कैंप्स में से मैं उसी की यूनिट में आ गिरा। उसके बगल वाले बड़े सैनिक ने पूछा कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और वॉकर ने बताया कि हम एक ही शहर से हैं। उस बड़े आदमी ने सही कहा, तो तुम एक नए सैनिक, रुकिए, और ये एक नया जादूगर, रुकी मेज, बहुत बढ़िया। कैप्टन कुक ने, यही उसका असली नाम है और मुझे ये हमेशा फनी लगेगा, मेरा स्वागत किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि मैं कॉम्बैट में पूरा साथ दूंगा, भले ही मेरे पास कोई ऑफिशियल मैजिक रैंक नहीं है। उस बड़े सैनिक ने शिकायत की कि उनका पिछला जादूगर कम से कम एक लोअर जूनियर मैच तो था और अब उन्हें कोई ऐसा मिला है जो अप्रेंटिस भी नहीं है। लेकिन फिर कुक ने मेरी फाइल जोर से पढ़कर सुनाई, ट्रेनिंग कैंप नंबर 1, रेयर अर्थ मैजिक जीनियस, और अचानक सब के सब चौंक गए। उस बड़े आदमी का अंदाज पूरी तरह बदल गया। इतना टैलेंटेड बच्चा, अगर वो अमीर घर में पैदा होता तो आज किसी अकादमी में सुरक्षित होता, बजाय हमारे साथ यहाँ मरने के। उसने 30 सेकंड के अंदर मुझे नीचा दिखाना छोड़ दिया और मेरी इज्जत बचाने लगा। मैंने अपना सबसे ईमानदार चेहरा बनाया और बोला, किंगडम की सेवा करना मेरा फर्ज है, मुझे आप सबके साथ लड़ने पर गर्व है। बस काम हो गया, सबका बर्ताव तुरंत बदल गया। कुक ने मुझे बताया कि स्क्वाड में 50 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 30 के पास कवच आर्मर। हर लड़ाई में कोई न कोई शहीद हो जाता है। उसने कहा कि मेरी स्टोन स्किन कम से कम 3 और भाइयों को बचा सकती है। मैंने उन सब की उम्मीद भरी आंखों को देखा और मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने कहा, कैप्टन, मैं उन सभी 20 भाइयों की रक्षा करूंगा जिनके पास कवच नहीं है। फिर मैंने साबित भी किया। टेंट में ही मैंने एक के बाद एक 20 बार स्टोन स्किन का जादू किया। 20 बार कमरा एकदम शांत हो गया। कुक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोला, एक आम अप्रेंटिस 3 बार कर सकता है, एक लोअर जूनियर मैच 10 बार कर सकता है। तुम जीनियस नहीं हो, तुम तो एक अजीब फ्रीक हो। उस टेंट में मौजूद हर सैनिक मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे भूखा इंसान खाने की थाली को देखता है, यहाँ तक कि वॉकर भी। ये बहुत ही अजीब था। मैंने तुरंत टॉपिक बदला और वॉकर को सबसे मेरा परिचय कराने को कहा। उसके बाद हम सब जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। कोई भी चीज लोगों को इतना करीब नहीं लाती जितना कि युद्ध का डर। फिर उन्होंने खोजा कि मेरी स्टोन स्किन नॉर्मल 1 घंटे के बजाय 5 घंटे से ज्यादा चलती है। एक और बार सबके चेहरे पर सदमा। इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि कैप्टन कुक मेरी पूजा करने के लिए मंदिर बनाने को तैयार था। वो हर लड़ाई में अपने लोगों को खोने का बोझ उठा रहा था और अचानक एक टीनेज अजीब सा लड़का आ गया जो उसके पूरे स्क्वाड को आधे दिन तक बुलेट प्रूफ बना सकता था। मैं उसके कंधों से तनाव को पिघलते हुए देख सकता था। उस शाम कुक मुझे सोने के लिए मैच क्वार्टर, जादूगरों के रहने की जगह तक छोड़ आया। जब मैं वहाँ लेटा था तो मैंने हिसाब लगाया, मैं इस दुनिया में लगभग 5 हफ्तों से हूँ। मैं 4 तरफ से घिरे युद्ध के सबसे खतरनाक फ्रंट पर तैनात हूँ और कल शायद मुझे सच में लड़ना पड़ सकता है, पर मेरे पास 50 ऐसे भाई हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। वॉकर मेरी रक्षा कर रहा है, एक चीट बुक जो मुझे मजबूत बना रही है और ऐसी जादुई ताकत जो असली जादूगरों को भी बच्चा बना दे। चलो लूटो डची। स्क्वाड 37 में एक नया फ्रीक आ गया है। कैप्टन कुक मुझे सोने के लिए मैच क्वार्टर छोड़ आया था और जब मैंने पूछा कि मैं अपने स्क्वाड के साथ क्यों नहीं सो सकता तो वो हंसा और बोला, बच्चे, जादूगरों को हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलता है। मुझे ये अजीब लगा। ये लोग तंग टेंटों में साथ सोते हैं और मुझे लग्जरी स्वीट मिला है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ चला गया। मैच टेंट मेरी उम्र के बच्चों से भरा था। उनमें से ज्यादातर ने मेरे साधारण कपड़ों को एक नजर देखा और तुरंत मुझसे बात करना बंद कर दिया। हालांकि कुछ लोग आए जिनमें एक भूरे बालों वाला लड़का भी था जिसने मेरा एलिमेंट, जादू का प्रकार पूछा। मैंने कहा अर्थ। फिर शुरू हो गया तरस खाने वालों का संगीत। मुझे अब इसकी आदत हो गई है कि अब इसका दर्द भी महसूस नहीं होता। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे वैनगार्ड की इन्फेंट्री स्क्वाड 37 में भेजा गया है और फिर तो वो तरस इस लेवल पर पहुंच गया जैसे वो मेरे मरने के बाद की अंतिम संस्कार की प्लानिंग कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, यहाँ मेरा हौसला सच में बहुत बढ़ाया जा रहा है। तभी पूरा टेंट ऐसे चमक उठा जैसे किसी ने कोई बहुत ही दिव्य पवित्र स्विच दबा दिया हो। सबने बात करना बंद कर दिया और एंट्री की तरफ झुक गए। मैंने तुरंत उनकी नकल की, क्योंकि जब 300 लोग झुकते हैं तो आपको भी झुकना पड़ता है। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अंदर आया जिसने सुनहरे रंग का चोगा पहना हुआ था जो हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई पवित्र संत समर कैंप में
में आ गया हो। मेरे दिमाग ने तुरंत नाम याद दिलाया, मास्टर हुड, लाइट सुपर मैच। ये 73 साल का लेजेंड आराम से अंदर टहलता हुआ आया और बोला, रिलैक्स बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने युद्ध का मैदान देखा तक नहीं था। फिर उसने पूछा कि क्या किसी के पास जादू के बारे में कोई सवाल है, और दुनिया के सबसे शांत टीचर की तरह हर एक बेसिक सवाल का बहुत ही आराम से जवाब देने लगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, एक खाली समय के दौरान आगे गया और बहुत इज्जत के साथ पूछा, सर मैं प्राचीन जादुई भाषा सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। टेंट में सन्नाटा छा गया। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने अभी भगवान से होमवर्क में मदद मांगी हो। मास्टर हुड ने मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखा, धीरे से एक लंबी सांस ली और पूछा, क्या किसी के पास इस नौजवान को उधार देने के लिए प्राचीन जादुई भाषा की डिक्शनरी, शब्दकोश? 15 हाथ एक ही किताब पकड़े हुए ऊपर उठ गए। मेरे चेहरे के सामने इतने सारे डिक्शनरी देखकर मैं हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। भूरे बालों वाला लड़का, उसका नाम एरी था, उसने अपनी कॉपी मेरे हाथों में थमा दी और कहा, इसे रख लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मास्टर हुड से ये सवाल पूछा। उसने समझाया कि ज्यादातर जादूगरों के लिए लेवल 1 और 2 पर हर एलिमेंट के सिर्फ कुछ ही मंत्र होते हैं, इसलिए किसी को भी सच में डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती। मैं 3 मंत्रों के बाद और क्या ही देखूंगा। मैंने अपनी जादुई किताब में शुरुआती मंत्रों के उन दर्जनों पन्नों के बारे में सोचा और बड़बड़ाया, मैं बस और सीखना चाहता हूँ। एरी ने मेरे कंधे को ऐसे थपथपाया जैसे कोई अंतिम संस्कार में किसी को सांत्वना दे रहा हो, और मुझसे कहा कि पढ़ाई बंद करो और ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि पैदल सेना, इन्फेंट्री स्क्वाड में रहने वाले जादूगरों की मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या 60% से भी ज्यादा है। वही सलाह जो आंद्रे ने दी थी। सबको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तभी मास्टर हुड खास तौर पर मेरे पास आए और पूछा कि मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है। जब मैंने कहा वैनगार्ड इन्फेंट्री स्क्वाड 37 फीट, तो उनकी आंखों में कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। उनके जाने के बाद एरी ने समझाया कि अभी क्या हुआ था। मास्टर हुड इतने दयालु हैं कि जब भी वो उन नौजवानों से मिलते हैं जिन्हें युद्ध के मैदान में तोप के चारे मरने के लिए के रूप में धकेल दिया गया है, तो वो उन्हें अपने हाथ से बनाए हुए छोटे छोटे जादुई तोहफे देते हैं। लाइट मैजिक का इस्तेमाल इलाज करने, हीलिंग, आशीर्वाद देने, बुरे असर को हटाने और यहाँ तक कि जिंदा करने में भी होता है। इसलिए उनके तोहफे असल में प्लीज मरना मत वाली सर्वाइवल किट, बचाव की किट होते हैं। और ऐसा लगता है कि मेरे बेवकूफी भरे डिक्शनरी वाले सवाल ने उनका ध्यान मेरी तरफ खींच लिया। मैंने गलती से उनकी दया जीत ली। अगली सुबह हुड मेरे स्क्वाड के टेंट में आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी फाइल चेक की और मैं उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मेरा दिल बैठ गया। शायद ज्यादा ताकतवर होने का मतलब है कि कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि मैं कितने लेवल 1 मंत्र पढ़ सकता हूँ। मैंने उन्हें सच सच बताया, 24, जो हर 3 दिन में लगभग 1 बढ़ रहा है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फाइल में 10 लिखा था। फिर बेसिक पोशन, दवाइयाँ देने के बजाय जो वो मुझे देने वाले थे, उन्होंने मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत चांदी का पेंडेंट रखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो पागलपन था। इसमें एक बार इस्तेमाल होने वाला लेवल 5 होली हीलिंग, ये जानलेवा दिल के घावों और कटे हुए अंगों को छोड़कर तुरंत सारी चोटों को ठीक कर देता है, और ये एक साथ 50 लोगों पर काम करता है। मैं वहाँ खड़ा था, जो असल में एक चलता फिरता चमत्कार था, और शुक्रिया कहना बिल्कुल भूल गया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। मास्टर हुड ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, हमारे किंगडम में पृथ्वी के जादूगर, अर्थ मैजेस, सबसे ज्यादा लाचार नहीं है। तुम सबसे चमकते हुए नए सितारों में से एक बन सकते हो। गुड लक। स्वर्ग की रोशनी तुम्हारी रक्षा करे। फिर वो ऐसे चले गए जैसे उन्होंने अभी अभी किसी टीनेजर नौजवान के हाथ में इतने सारे लोगों की जान बचाने का हथियार न थमाया हो। काफी देर तक हैरान खड़े रहने के बाद मैं अचानक चिल्लाया, रुकिए, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? बहुत देर हो चुकी थी। वो जा चुके थे। मैंने बाकी का दिन अपने स्क्वाड के साथ युद्ध की हालत को समझने में बिताया। लूटो डची असल में एक ऐसा प्रायद्वीप पेनिनसुला है जहाँ चीजों की कमी है और जो हर बार फसल खराब होने पर हम पर हमला करता है। मास्टर हुड के खिलाफ उनकी शानदार लंबे समय की रणनीति, लगातार छोटी छोटी सीमा बॉर्डर की लड़ाइयाँ शुरू करो, ताकि उनका दयालु दिल उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनने की ट्रेनिंग करने के बजाय घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए आगे की लाइनों, फ्रंट लाइंस पर ही रहने को मजबूर कर दे। उन्होंने सच में उनकी दयालुता को ही हथियार बना लिया है, और अब उन्होंने किसी तरह 2 और किंगडम्स को हम पर एक साथ हमला करने के लिए मना लिया है। बहुत ही शैतानी। उस शाम अपने टेंट में वापस मैंने आखिरकार उस प्राचीन जादुई डिक्शनरी को खोला और अपनी सीक्रेट किताब के लिए मंत्रों
मंत्रों का अनुवाद करना शुरू किया। मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। पृथ्वी का जादू, अर्थ मैजिक, जिसे हर कोई बेकार और लाचार कहता है, उसके पास छिपे हुए हमले वाले मंत्रों, अटैक स्पेल और खास ताकतों का बहुत बड़ा खजाना था, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इतिहास में खो गए हैं। बहुत ही ताकतवर चीजें, ऐसी चीजें जो अगर मैं सबके सामने इस्तेमाल करूं तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि कोई अनजान सा आदमी भूला हुआ प्राचीन जादू इस्तेमाल करेगा तो ऐसे सवाल उठेंगे जिनका जवाब मैं सच में नहीं देना चाहता। मैंने उन सबको सीक्रेट ट्रम्प कार्ड, आखिरी हथियार के तौर पर याद कर लिया, लेकिन एक मंत्र ने मेरा ध्यान खींचा। एक अकेले दुश्मन, सिंगल टारगेट पर हमला करने वाला मंत्र जिसे इस्तेमाल करना स्टोन स्किन जितना ही आसान था। मैंने उसका नाम धीरे से पढ़ा, पेट्रिफाई ऑर्गन, अंगों को पत्थर बनाना। हाँ, ये वही करता है जो आप सोच रहे हैं। स्टोन स्किन आपके बाहर के हिस्से को पत्थर जैसा सख्त बना देता है। पेट्रिफाई ऑर्गन किसी के अंदर के अंगों को पत्थर बना देता है। एक ही जादुई परिवार, लेकिन असर बहुत अलग। एरी ने मुझे हुड का पेंडेंट इस्तेमाल करना सिखा दिया था। बस उसे पकड़ो और मंत्र का नाम बोलकर हुड का नाम लो। बहुत आसान। मैं उस रात हफ्तों बाद पहली बार सुकून से सोया। अगली सुबह जंग कुक ने मुझे बताया कि दुश्मन सेना इकट्ठा हो रही है और हमारे स्क्वाड को हमले का आदेश मिला है। उसने अपना भारी हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, सब तुम पर टिका है बच्चे, पर ज्यादा प्रेशर मत लेना। मेरी रणनीति एकदम पक्की थी। लड़ाई शुरू होने से 2 घंटे पहले 20 बिना कवच वाले सैनिकों पर स्टोन स्किन का जादू करना, तैयारी के दौरान ध्यान लगाकर अपनी जादुई ताकत को वापस पाना और 25 नए मंत्रों के साथ लड़ाई में उतरना। जब बिगुल बजा और सेनाएं टकराई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तलवारें चल रही थी, आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी, जादुई हमले चारों तरफ हो रहे थे और हर सेकंड सैनिक गिर रहे थे, लेकिन मेरा स्क्वाड एक भी चोट नहीं। स्टोन स्किन अपना काम शानदार तरीके से कर रही थी। तभी दुश्मन ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, 20 मीटर लंबा घेराबंदी करने वाला एक टावर। उस पर ऐसे पत्थर लगे थे जो हर जादुई हमले को बेकार कर देते थे। उसके अंदर जादूगर थे जो हमारी सेना पर भयंकर हमले कर रहे थे। हमारे जादूगरों ने उस पर बहुत हमले किए, पर कुछ काम नहीं आया। जादू उससे टकराकर खत्म हो रहा था। हम बुरी तरह हार रहे थे। मास्टर हुड आसमान में रोशनी के पंखों के साथ आए, पूरी सेना के ऊपर एक बहुत बड़ी ढाल बना ली, पर वो भी उस टावर को नहीं तोड़ पा रहे थे। लाइट मैजिक में उतनी ताकत नहीं थी और वो पत्थर सब कुछ सोख रहे थे। कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। फिर मुझे एक ऐसा आइडिया आया जो इतना बेवकूफी भरा था कि वो जीनियस था। टावर जादू को रोकता है, अंदर के जादूगर जादू को रोकते हैं, लेकिन क्या चीज जादू को नहीं रोक सकती? वो जमीन जिस पर वो खड़ा है। मैंने क्विकसैंड, दलदल का जादू किया। टावर के ठीक नीचे 40 मीटर चौड़ा गड्ढा खुल गया। पूरा 20 मीटर का टावर और उसके आसपास के सैनिक उसमें ऐसे धंस गए जैसे कोई जहाज डूब रहा हो। जो थोड़े बहुत जादूगर उड़कर बाहर आए, हमारे तीरंदाजों ने उन्हें तुरंत छलनी कर दिया। दुश्मन की सेना घबरा गई और उन्होंने पीछे हटने का बिगुल बजा दिया। हुड ने अपनी ढाल हटाई और हमारी सेना ने उनका पीछा किया। अब यहाँ से चीजें डरावनी हो गई। दुश्मन का कमांडर रॉबर्ट नाम का एक पावरफुल जादूगर सब देख रहा था। उसने देख लिया कि उसका टावर किसने डुबाया। उसने काले कपड़े पहने एक आदमी की तरफ देखा और बोला, उस पृथ्वी के जादूगर को मार डालो। कातिल घोड़े पर सवार होकर आया, उतरा और सैनिकों के बीच से होता हुआ बहुत ही तेजी से मेरी तरफ आने लगा। मैंने उसे अपनी तरफ आते देखा। उसके हाथ में जहरीला क्रॉसबो, धनुष था और मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने हथियार उठाया। मैंने अपना जादू पूरा किया। उसे सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ और वो मर गया। पेट्रिफाई ऑर्गन। दोस्तों, कवच को भेदने की जरूरत ही क्या है जब आप किसी के दिल को अंदर से पत्थर बना सकते हैं। वेलकम टू अर्थ मैजिक। जिस एलिमेंट को सब बेकार कहते हैं, उसने एक प्रोफेशनल कातिल को एक वार में खत्म कर दिया। हम जीत गए, बहुत बड़े अंतर से जीत गए, लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद वैनगार्ड के 30% से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। कल जो दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे थे वो अब नहीं थे, लेकिन स्क्वाड 37 सब के सब जिंदा वापस आए। कैप्टन कुक ने मुझे इतनी जोर से गले लगाया कि मुझे लगा मेरी स्टोन स्किन ही चटक जाएगी। तभी एक संदेश लाने वाला आया और कुक और मुझे मेन कैंप में रिपोर्ट करने को कहा। जब बड़े अफसर नए लड़के को बुलाते हैं तो या तो मेडल मिलता है या ताबूत। हम अंदर गए और टेंट बड़े अफसरों और ऊंचे जादूगरों से भरा था। साउदर्न फ्रंट के कमांडर एकरमैन वहाँ थे, मास्टर हुड वहाँ थे। ये मामला मेरी औकात से कहीं ऊपर था। एकरमैन ने ऐलान किया कि दुश्मन
सेना हर जगह से पीछे हट रही है। टेंट में जश्न मनाया जाने लगा। फिर उसने डिटेल दी। उनके बड़े जादूगर लगभग खत्म हो चुके थे। उनका जादुई टावर तबाह हो गया था और उनके कातिलों का लीडर मारा गया था। इन सबके पीछे एक ही इंसान था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे क्रीक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। टेंट की हर आंख मिसाइल की तरह मुझ पर लॉक हो गई। लाल कपड़ों में एक जादूगर ने तुरंत पूछा, ये किसका चेला है? एक जूनियर जादूगर ने नॉर्मल रेंज से 8 गुना दूर क्विकसैंड कैसे किया? मास्टर हुड ने शांति से समझाया कि मैं किसी का चेला नहीं हूँ, बस एक छोटे से शहर का लड़का हूँ जिसे पृथ्वी के जादू की समझ है और जो इत्तेफाक से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने साफ किया कि मैंने 4 गुना रेंज पर जादू किया था और उनकी लाइट शील्ड ने उसे 2 गुना कर दिया। तो तकनीकी तौर पर मैं सिर्फ 4 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, 8 गुना नहीं, सिर्फ 4 गुना। कोई बड़ी बात नहीं। फिर असली तमाशा शुरू हुआ। लाल कपड़ों वाला जादूगर एक्साइटेड हो गया और बोला कि वो खुद मुझे इंपीरियल रॉयल मैजिक अकादमी के लिए रिकमेंड करेगा। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक और 150 कमेंट। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।